मेरी ननंद रोज रात को मेरे गले लगकर ही अपने कमरे में सोने जाती थी। जैसे ही वो गले लगकर चली जाती तो मैं गहरी नींद में सो जाती। सुबह उठकर देखती तो मेरे बदन पर कपड़े नहीं होते थे। आखिर उनके गले लगते ही मुझे क्या हो जाता था जो मैं इस कदर गहरी नींद में चली जाती थी। एक दिन मैंने अपने कमरे में कैमरा लगा दिया। उसके बाद मैंने कमरे में जो देखा उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि मेरी ननंद तो मेरा नाम स्नेहा है। मेरी शादी अनुज से 3 साल पहले हुई थी। अनुज के परिवार में उसकी छोटी बहन ममता और अनुज सिर्फ 2 ही थे, क्योंकि अनुज के माता-पिता उसके बचपन में ही गुजर चुके थे। उसके बाद अनुज ने ही अपनी छोटी बहन ममता का पालन-पोषण किया और उसे पढ़ाई-लिखाई करवाना शुरू किया। अनुज पढ़ाई के साथ-साथ एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। जब से मैं इस घर में आई हूँ, पूरे घर की ज़िम्मेदारी मैंने उठा ली। अब अनुज काम में अच्छे से ध्यान देने लगे, क्योंकि पहले उन्हें अपनी छोटी बहन का भी ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन वह ज़िम्मेवारी मैंने अपने सर पर ले ली थी, तो अनुज अच्छे से पढ़ाई के साथ-साथ काम में भी मन लगाकर मेहनत करने लगे। खैर ऐसे ही दिन निकलते गए। आज सुबह-सुबह ही बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल बना था, क्योंकि अनुज की मेहनत रंग ले आई। मनोज काम के साथ-साथ पढ़ाई में भी बहुत आगे थे और हमेशा से दिन-रात मेहनत करते थे, जिसका फल उन्हें आज मिल चुका था। अनुज एक सरकारी नौकरी पर लग चुके थे। इतनी बड़ी पोस्ट पर सरकारी नौकरी लगना कोई आम बात नहीं थी, लेकिन अनुज ने यह सब कर दिखाया। अब तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि मैं भी अब पूरे गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरा पति गरीब सरकारी नौकरी करता है। क्योंकि अक्सर मुझे अपनी सहेलियों के बीच ये सुनने को मिलता था कि तुम्हारा पति तो प्राइवेट कंपनी में काम करता है, लेकिन हमारे पति तो एक सरकारी नौकरी करते हैं। क्योंकि मेरी जितनी भी सहेलियां थी वह हमेशा से ही घमंडी थी। मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में यह ज़रूर था कि अनुज की भी सरकारी नौकरी लगे, और अनुज ने यह आज वह कर दिखाया। खैर अब हमारे अच्छे दिन आ चुके थे। ममता की भी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो रही थी। ममता केवल 18 साल की थी। उसने कॉलेज में प्रवेश किया ही था। अब ममता की पढ़ाई के साथ साथ मेरी भी जिम्मेदारियों को अनुज बखूबी निभाने लगे। आज तक मुझे किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। मैं जो भी चीज़ मांगती थी, अनुज मेरे बोलने से पहले ही वह चीज़ हाजिर कर देते थे। इतना प्यार करने वाला और इतना नेक दिल पति पाकर मैं फूले नहीं समा रही थी। लेकिन मेरी खुशी ज़्यादा दिन कहाँ टिकने वाली थी। शायद भगवान को भी मेरी खुशी रास नहीं आई। बड़े एक्सीडेंट में मेरे पति अनुज का देहांत हो गया। अब तो माने मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, क्योंकि इतना प्यार करने वाला पति को खोकर मैं बिल्कुल भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मैं तो पूरी तरह अधमरी हो चुकी थी, लेकिन जैसे तैसे मुझे ममता को भी संभालना था। इसलिए मैंने हिम्मत करके खुद को और ममता को संभाला और इस दुख की घड़ी का सामना किया। लेकिन अब बात यह आन पड़ी थी कि ममता की पढ़ाई कैसे करवाई जाए, और पूरे घर की जिम्मेवारी भी अब मुझ पे आ चुकी थी। मेरे पास ना तो कोई काम था और ना ही मुझे इतना नॉलेज था कि मैं कोई काम करूं, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। और ससुराल में आने के बाद तो अनुज ने सारी जिम्मेदारी ले रखी थी, तो मुझे किसी भी तरह से कोई चीज़ का पता नहीं था। लेकिन मुझे ममता को पढ़ाई भी तो करवानी थी, क्योंकि उस बेचारी के मन में पर क्या बीती है, इससे मुझे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता। क्योंकि बचपन में उसने अपने माता पिता को खो दिया और अब अपने भाई को खो दिया। उसके ऊपर क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह समझती थी, लेकिन मैं उसकी पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आने देना चाहती थी। जिस तरह अनुज उसका ख्याल रखते, उसी प्रकार मुझे भी उसका ख्याल रखना था। मुझे उसको उसके माता पिता और उसके भाई की कमी महसूस नहीं होने देनी थी। इसलिए मैं काम की तलाश में निकल गई। मुझे ममता ने कहा था कि भाभी, मुझे पढ़ाई लिखाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के घर जो में झाड़ू पोछा करके 2 वक्त की रोटी का गुजारा कर लेंगे, बस यही बहुत है। लेकिन मैंने ममता की बात नहीं मानी, क्योंकि मैं उसे पढ़ाई लिखवाई करके एक अच्छी इंसान बनाना चाहती थी, उसे उसके पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। इसलिए मैं काम की तलाश में निकल गई। दरअसल अनुज के पास ज़्यादा धन दौलत नहीं थी, ना ही ज़मीन जायदाद थी। पहले उसकी प्राइवेट कंपनी की नौकरी की वजह से घर चलता था, और उसके बाद उसने सरकारी नौकरी कर ली, जिस वजह से हमारे अच्छे दिन आए थे। लेकिन पैसे जोड़ नहीं पाए, क्योंकि अनुज को सरकारी नौकरी लगे ज़्यादा दिन नहीं हुए थे और उसका देहांत हो गया। इसलिए घर में जमा पूंजी भी नहीं थी। खैर मैं तो शहर में काम की तलाश में निकल गई और मुझे कंपनी में काम भी मिल गया। सैलरी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन कम भी नहीं थी। मैं दिन रात मेहनत
मेहनत करके ममता को अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी। इसलिए मैं कुछ कंपनी में काम करने लग गई। सवेरे उठकर घर का काम करने के बाद मैं काम पर निकल जाती और शाम को थकी हारी घर पर आती और ममता को खाना खिला देती और खुद खाना खाकर सो जाती। खैर मुझे नींद तो नहीं आती थी क्योंकि अनुज की यादें मुझे हर रोज़ खाती थी, लेकिन मेरे पास कोई इलाज नहीं था, इसलिए मुझे इन सब को झेलना ही था। खैर कभी हंसी और कभी दुख को झेलते हुए ऐसे ही दिन निकले जा रहे थे। मेरी ननद को हमेशा से एक आदत थी कि वह सोने से पहले हमेशा मेरे गले लगकर सोती थी। जब से मेरी शादी इस घर में हुई थी तब से मेरी ननद हमेशा ही मेरे गले लगकर अपने कमरे में जाती थी। अनुज अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे कि मेरे तो कभी भी गले नहीं लगकर सोई, मैं क्या तुम्हारा भाई नहीं हूँ? तभी वह कहती कि भैया आप तो मेरे भाई नहीं भगवान हो, लेकिन भाभी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यह मेरी माँ और भाभी दोनों है, इसलिए मुझे इनके गले लगने में बहुत सुकून मिलता है और अच्छी नींद भी आती है, इसलिए मैं भाभी के गले लगती हूँ। खैर अपनी ननद के गले लगकर मैं भी सो जाती थी, लेकिन मैंने कुछ दिनों में से एक चीज़ को नोट करना शुरू किया था कि पिछले 2-3 दिनों से जब भी ननद मेरे गले लगकर अपने कमरे में चली जाती, उसके बाद मैं इतनी गहरी नींद में चली जाती कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या होता है। जब से अनुज का देहांत हुआ है उसके बाद से मैं इतनी गहरी नींद में आज तक कभी नहीं सोई। दिन भर इतना काम करती थी फिर भी मुझे नींद नहीं आती थी। अनुज की यादें मुझे सोने भी नहीं देती थी, लेकिन अब पिछले 2 से 3 दिनों के बीच तो मुझे बहुत नींद आ रही थी। मुझे तो इसके पीछे कुछ अजीब सा लग रहा था कि मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। पहले मुझे नींद का जरा भी एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे ही मेरी ननद मेरे गले लगकर कमरे से बाहर जाती उसके बाद से मैं मानो बेहोशी की हालत में चली जाती हूँ और बिना पानी पिए ही सो जाती हूँ। सवेरे जब उठकर देखती हूँ तो कभी मेरे कपड़े उथल-पुथल होते थे, तो कभी मेरे पूरे बदन पर भी कपड़े नहीं होते थे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। इस कदर रात को मेरे कपड़े कौन उतारता होगा? और घर में तो सिर्फ़ मैं और मेरी ननद ही रहते थे और हमारे घर इस कदर बना हुआ था कि अंदर से अगर दरवाज़े खिड़कियाँ बंद कर ली जाए, तो हमारी परमिशन के बिना कोई अंदर भी ना आ पाए। और मैं तो सोने से पहले पूरे घर की तलाशी अच्छे से लेकर और अच्छे से कमरे बंद करके सोती थी। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था? पहले तो मुझे इस बारे में कुछ भी सोचना ठीक नहीं लगा। मुझे लगा कि शायद मेरी थकावट का कारण होगा, क्योंकि दिन भर इतना काम करने के बाद मैं पूरी तरह थक जाती हूँ और मुझे नींद आ जाती है। और नींद में हो सकता है कि मैं खुद ही ऐसी हरकतें कर लेती हूँ, क्योंकि अक्सर इंसान सपनों में जो देखता है वैसे वैसे हलचल करता रहता है। शायद इसी वजह से मैं अपने कपड़े उतार लेती होंगी। बेवजह मैं ऐसे ख्यालों में पड़ना ठीक नहीं है, लेकिन फिर मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कोई काम आज से तो नहीं कर रही हूँ। पिछले कितने महीनों से मैं यह काम कर रही हूँ और तब मुझे इतनी थकान नहीं हुई, तो अब कैसे हो सकती है? और भला थकान होती है तो इस कदर अचानक मेरी नींद कैसे लग जाती है, और वह भी ममता के गले लगने के बाद। अब तो मुझे ममता पर भी अजीब सा लगने लगा था कि ममता कहीं कुछ कर तो नहीं रही। लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया कि नहीं, ममता मुझसे इतना प्यार करती है और मुझे माँ का दर्जा देती है, मुझे उसके बारे में ऐसे सोचना नहीं चाहिए। लेकिन हर समय मेरे दिमाग में यही बात दौड़ती कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं यह बात किससे पूछूं, किसके साथ शेयर करूं जो मेरी इस उलझन को निकाल सके। इस तरह काफ़ी दिन निकल गए, लेकिन ये हरकतें कम नहीं हुई। अब तो मेरे साथ कुछ और ही ज़्यादा होने लगा था। मैं रात को जिस तरह सोती थी उस तरह बिल्कुल भी नहीं होती थी। मेरे पूरे कपड़े बदन पर से गायब होते थे और मेरा पूरा शरीर इस तरह टूटता रहता था जैसे मानो मुझे किसी ने रौंदा हो। अब तो मेरा शक चरम सीमा पर पहुँच चुका था कि ज़रूर कुछ ना कुछ मेरे साथ हो रहा है जिससे मैं बिल्कुल अनजान हूँ। इस तरह मेरे शरीर से कपड़े गायब होना, इस तरह गले लगने के बाद अचानक से गहरी नींद में सो जाना और सवेरे उठने के बाद मेरा पूरा बदन दर्द के मारे टूटना, यह सब कोई वहम या फिर थकान नहीं थी। इसके पीछे मुझे बहुत बड़ा कारण लग रहा था। तभी मैंने एक दिन ममता से पूछा कि ममता, मेरे साथ ये सब हो रहा है, क्या तुम्हें इस बारे में कोई
खबर है? तभी ममता कहती कि नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, और वैसे भी घर में कौन आता है, ज़रूर आप थक के मारे सो जाती हो और नींद में ये सब हरकतें कर लेती हो, और सवेरे जब आप उठती हो तो आपको ऐसा कुछ लगने लग जाता है। मुझे ममता की बातों में ज़रा भी सच्चाई नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि जिस तरह वह बोल रही थी उनकी आवाज़ में हलचल थी और वह नज़रें भी मुझसे नहीं मिला पा रही थी। मुझे पूरा शक हो गया था कि ज़रूर ममता कुछ ना कुछ कर रही है, क्योंकि वह आज से पहले कभी भी मुझसे बात करते समय इतनी नहीं घबराई थी जितनी आज मेरे इस सवाल को पूछने पर घबरा रही थी। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। मेरे मन में तो कुछ और ही शक चलने लगा। मेरे मन में यह था कि ममता ज़रूर किसी लड़के के चक्कर में है और रोज़ रात को मुझे कोई नशा वगैरह देकर किसी लड़के से मिलने के लिए जाती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर ममता ऐसा कुछ करती है तो मेरे शरीर के साथ ये हलचल कैसे, और मेरे शरीर से कपड़े कैसे गायब होते हैं। अब तो मेरे घबराहट से पूरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। पूरा बदन पसीने से लथपथ था, क्योंकि मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। घबराहट के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर माजरा क्या है, मैं कैसे इस समस्या से बाहर निकलूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। अब मुझे पता लगाना था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी मेरे मन में विचार आया कि मैं अपने कमरे में कैमरे फिट करवा देती हूँ। उसके बाद सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सारी सच्चाई मेरे सामने आ जाएगी। यही सोचकर मैं जब काम पर गई तो कुछ पैसे उधार लेकर कैमरे ले आई, और जब ममता कॉलेज गई हुई थी तो मैंने अपने कमरे में कैमरे फिट करवा दिए। कैमरे इतने छोटे थे कि किसी को भी आसानी से दिखाई ना दे, और मैंने यह बात अपनी ननंद को भी नहीं बताई। फिर आज मैं निश्चिंत हो चुकी थी कि रात में मेरे साथ होता क्या है अब यह सब उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा और कल सारी बातें मेरे सामने आ जाएंगी। उसके बाद देखती हूँ कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। इसी संतुष्टि में मैंने और ममता ने शाम को खाना खाया और हम लोग सोने की तैयारी करने लगे। तभी ममता मेरे कमरे में आई और बोली कि भाभी, आज तो गले तो लगे ही ना, लेकिन पता ही नहीं क्यों मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं ममता के गले से लगूं, क्योंकि जब ममता के गले से लग जाती हूँ उसके बाद से मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि मैं चाहकर भी अपनी आंखों को खोल नहीं पाती हूँ। लेकिन मैं उसे मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। अनुज की बहन से मैं अनुज के जितना ही प्यार करना चाहते थे, कभी भी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी, तो इस छोटी सी बात के लिए उसका दिल क्यों दुखा दूं। खैर, ऐसा सोचकर मैं ममता के गले लग गई। जैसे ही ममता रूम से बाहर चली गई मेरी आंखें अपने आप बंद होनी शुरू हो गई और मैं जैसे बेहोशी की हालत में जाने लगी। गहरी नींद में मुझे इस कदर जकड़ लिया कि मैं कुछ भी ना बोल पाई, ना उठ पाई, और अपने बिस्तर पर पता नहीं किस हालत में ही सो गई। दूसरे दिन सवेरे उठते ही मैंने देखा कि मेरी हालत रोजाना की तरह ही थी। मेरे कपड़े मेरे बदन पर नहीं थे और मेरा पूरा बदन कपड़ों की जगह कंबल से ढका हुआ था, और आज तो मेरे शरीर पर खरोंच के निशान भी थे। आखिर यह खरोंच के निशान कहाँ से आ गए, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। घबराहट के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। पूरा शरीर मेरा इतना भारी हो रखा था कि मुझे अपने बिस्तर से खड़े होने में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे मैं बिस्तर से खड़ी हुई और ममता के लिए खाना तैयार कर दिया। उसके बाद जब ममता कॉलेज के लिए निकल गई तो मैंने झट से लैपटॉप निकाला और उसमें सब कुछ देखने लगी। उसके बाद जो मैंने कैमरे के अंदर देखा उसे देखकर तो मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं खुद को जैसे संभाल ही नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। भगवान ने वैसे ही मेरे ऊपर इतने जुल्म कर दिए। अब यह कौन सा नया जुल्म था जो सहना बाकी था। मैंने देखा कि मेरे कमरे में 2 लड़के आते हैं और मेरे पूरे बदन से कपड़े उतार कर मेरे साथ गंदी हरकतें करनी शुरू कर देते हैं और मुझे जानवरों की तरह नोच रहे होते हैं। लेकिन मैं तो टस से मस भी नहीं हो रही थी। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं तो बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। वह दोनों लड़के मेरे बदन को नोचते हुए मुझे उसी हालत में छोड़कर कमरे से बाहर चले गए। उसके बाद कैमरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़के अंदर आए कैसे। मैं तो सोने से पहले पूरे घर को अच्छी तरह बंद करके सोती हूँ, लेकिन अब जो शक की सुई थी वह सीधी ममता के ऊपर ही जा रही थी, क्योंकि उसके अलावा तो कोई घर में था ही नहीं। लेकिन ममता भी मेरी तरह की लड़की थी, वह ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन अब तो पूरी सच्चाई ममता के मुँह से ही पता
चल पाएगी। मैं गुस्से में पूरी तरह आग बबूला हो गई। मुझे ममता के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसे कॉलेज में जाकर ही घसीटते हुए घर पर लेकर आऊँ। उसने मेरे प्यार का इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मैंने उसे अपनी सगी बहन की तरह पाला पोसा। इतने दुखों को झेल कर भी उसकी पढ़ाई लिखाई में कमी नहीं आने दी। उसकी हर एक डिमांड को पूरा किया। लेकिन उसने यह सब किया। अब पूरी सच्चाई जानने के लिए मैं ममता के आने का वेट करने लगी। शाम को जब ममता कॉलेज से घर आई तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे की ओर घसीटती हुई ले जाने लगी। ममता बोली, भाभी क्या हो गया आपको, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। तभी ममता को मैंने अपने बिस्तर पर लेकर जाकर पटक दिया और वह लैपटॉप दिखाते हुए बोली कि यह सब क्या है। तभी ममता बहानेबाजी करने लगी कि मुझे क्या पता यह सब क्या है और मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो, आपके साथ ये लड़के कौन है। तभी मैंने ममता को खींच कर एक थप्पड़ दे मारा और बोला कि ज़्यादा भोली बनने का नाटक तो मत करो मेरे सामने, सच सच बता दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी ममता की आंखों में आंसू आ गई। वह हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ी हो गई। वह कहने लगी कि भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। दरअसल कॉलेज में लड़कियां हर रोज़ नए नए कपड़े पहन कर आती थी और हर रोज़ महंगी महंगी पार्टी करती थी, लेकिन मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था। तभी सभी लड़कियां मेरा मजाक बनाने लगी कि तुम्हारे पास तो पार्टी करने का भी पैसा नहीं है। तभी मुझे बहुत गुस्सा आता था, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना मैं आपको धंधे में डाल देती हूँ, क्योंकि सरेआम तो धंधे में आप जाने वाले हो नहीं। इसलिए मैंने धोखे से आपको धंधे में डालना चाहा और उसके बाद जो पैसे आते थे उसने मेरी कॉलेज में अपनी शान बढ़ा दी थी। जब से मैं कॉलेज में ज़्यादा पैसे लेकर जाने लगी तब से लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती थी और मेरी हर बात मानती थी। अपने इस मान को बनाए रखने के लिए मैं अपना यह जुर्म बढ़ाती गई और यह पाप करती गई। तभी मैंने ममता से कहा कि तुम यह सब करती कैसे थी। तभी ममता कहने लगी कि भाभी मैं अपने हाथ के पर बेहोशी की दवा लगाकर लाती थी और जब मैं आपके गले से मिलती थी तो अचानक से आपके नाक के पास से हाथ ले जाती थी, जिससे वह दवा आप सूंघ लेती थी और आप बेहोशी की हालत में चली जाती थी। वह बेहोशी की दवा इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उसे लेने के बाद 12 से 13 घंटे तक इंसान हो चाहे कर भी होश में नहीं आ सकता। फिर मैं बाहर जाकर अपने हाथ धो लेती। फिर कुछ लड़के आपसे संबंध बनाते और फिर वह लड़के मुझे ढेर सारे पैसे देकर चले जाते। जब इतने सारे पैसे आने लगे तो मेरे मन में और भी ज़्यादा लालच बढ़ गया और मैं यह काम रोज़ाना करवाने लगी। मैंने सोचा कि आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। सवेरे जब आप उठेंगे तो आपको भारी बदन लगेगा और आप सोचेंगे कि हो सकता है थकावट का कारण है। मैंने ये जरा भी नहीं सोचा था कि आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और रही बात आपके शरीर पर कपड़े ना होने की, तो मैं उन लड़कों को कहती थी कि आपको वापस से कपड़े पहना दे, लेकिन वह लोग आपको कभी भी कपड़े पहनाकर वापस नहीं जाते थे, आपको उसी हालत में छोड़ जाते थे। अब तो मुझे खुद पर भी शर्म आ रही थी कि मैं एक ऐसी ननंद की भाभी हूँ जो इतनी गिर सकती है। तभी ममता हाथ जोड़ते हुए बोली कि भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी झूठी शान के लिए सब कर बैठी। तभी मैंने ममता को धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इन हालातों में पहुंच जाऊंगी। मैं बार बार अनुज से माफ़ी मांग रही थी कि मैं आपकी बहन को नहीं संभाल पाई। वह एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े जिसका मैं ज़रा भी ख्याल ना कर पाई। मैंने ममता के लिए इतना कुछ किया था। मैंने अनुज के जाने के बाद जब से काम करना शुरू किया था, उसके बाद जितने भी पैसे बनते थे वह सब मैं ममता के ऊपर ही लगा देती थी। खुद के लिए मैंने आज तक एक जोड़ी साड़ी तक नहीं ली। मैंने सोचा कि ममता को किसी चीज़ की कमी ना हो, लेकिन मेरे इसी प्यार का ममता ने गलत फ़ायदा उठाया और उसने मेरे साथ वह हरकत कर दी जो करने से पहले हर इंसान पहले 100 बार सोचता है। मुझे ममता पर बार बार गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मैं अपनी दुखी मन से रोते हुए अपने बिस्तर पर पड़ी रही और बार बार अनुज को याद करने लगी। मैं सोच रही थी कि ममता ने यह सब करने से पहले जरा भी नहीं सोचा। अपनी झूठी शान में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने मेरे बारे में जरा भी ख्याल नहीं किया। मेरी इज्जत के साथ इस तरह खिलवाड़ करके उसने क्या हासिल कर लिया, और कॉलेज में अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए उसने आज ऐसी गलती कर दी थी जिसकी माफ़ी उसे कभी भी नहीं मिल सकती थी। अगर लड़कियां पार्टी करती हैं तो उनके घर वाले अमीर हैं इसलिए करती हैं। किसी की बराबरी करने से क्या फ़ायदा। जब हम लोगों की इतनी औकात नहीं है तो हम लोग बड़े लोगों के साथ बैठते ही क्यों हैं।
हम लोगों से जितना हो पाता है हम उतना ही करें। खैर मैं मन में सोचने लगी कि अगर ममता मुझे एक बार बोल देती कि भाभी कॉलेज में लड़कियां पार्टी करती हैं इसलिए मुझे भी करनी है, तो मैं उसे कहीं से भी पैसे ला कर देती, उसके लिए पैसों का बंदोबस्त कर देती। लेकिन उसने मुझे एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा और अपने ही दिमाग से सब कुछ कर डाला। उसने मेरी इज्जत के साथ साथ मेरे विश्वास को भी खराब किया था। मैं चाहकर भी ममता को माफ़ नहीं कर सकती थी। अब तो मैं जितना हो सकता था उतना ममता से दूर रहती, लेकिन ममता को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह इस गलती का बार बार पश्चाताप कर रही थी। फिर मुझे दया आ गई और अनुज के बारे में ख्याल आ गया कि वह जहाँ कहीं भी है उसकी आत्मा ज़रूर दुखी हो रही होगी। फिर मैंने ममता को माफ़ कर दिया और उसे एक सही रास्ते पर लेकर गई। उसके बाद ममता ने अच्छे से पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी पा ली। अब हमारे घर का सुधार पूरी तरह हो चुका था। ममता ने गलती करके अपने आप को सुधार लिया था। अब मेरे चेहरे पर भी यह सोचकर एक मुस्कान आ गई कि देरी से ही सही लेकिन ममता एक अच्छी इंसान बन गई थी।